फिर 8th स्टैंडर्ड से मैंने रेगुलर स्कूल जाना शुरू किया। इस ड्यूरिंग मेरे काफ़ी बार पैरों के ऑपरेशंस होते रहते थे, तो उसमें भी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। जब लिटरेचर से कनेक्शन हुआ तो ऐसा फील हुआ कि शायद मैं लिटरेचर के लिए ही बनी थी, मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि क्या जॉब करनी है, बस पढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस ओरिएंटेशन में बस ये हो गया कि अगर जॉब करना है, कुछ करना है तो मतलब प्रोफेसर बनना है। फैमिली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद आई एम द लकीएस्ट गर्ल, जिसको मतलब पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये तो फील ही नहीं हुआ मेरी फैमिली घर पे तो कि आई हैव एनी इशू। जो एक हरियाणा का सेटअप है कि ये बोला जाता है कि गर्ल्स को सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जाता है, बॉयज़ को फर्स्ट, एज सच कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। व्हेन आई वाज नॉर्मल एंड व्हेन आई वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो मुझ पे फोकस हमेशा से ही रहा। नहीं, आई डोंट हैव एनी बीटर एक्सपीरियंस, आई वुड से। मेरे पास कोई बीटर एक्सपीरियंस नहीं है, रादर मेरी जो जर्नी रही है उसमें मेरे बहुत बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स रहे हैं। आपने अपना मन बनाया कि मुझे तो प्रोफेसर बनना है और आप बन गए। उस दिन कैसा फील हुआ, कैसा आपको लगा, कैसा फैमिली मेंबर्स को लगा, क्या एक्सपीरियंस था उसका? फॉर एग्जाम्पल समबडी इज हैविंग स्पेक्स, सो वो उसका यूज़ कर रहा है, आई एम यूजिंग दिस व्हील चेयर, है ना। किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो एवरीवन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंज इन देयर लाइफ। यहाँ से है प्रॉब्लम। सो अगर ये ठीक है, आपका एटीट्यूड ठीक है, सो यू कैन फेस एनी चैलेंज। गांव में 10 तक का स्कूल था, 10वीं में भी मेरिट है। तो पढ़ाई में तो शुरू से ही हाँ जी टॉपर रही। फिर वहाँ पढ़ने के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं था गांव में। फिर हम 11वीं में इनको यहाँ रेवाड़ी लाए। तो कभी इन्होंने ये बताया कि पापा मुझे ये करना है, ये या इन्होंने बताया कि मुझे अब ये बनना है? किस टाइम आपको ये लगा कि इन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मैं ये 3 साल बाद में एक वैकेंसी निकली थी हरियाणा में, एक ही सीट पे। तो मैंने इनको बोला, बेटा एक सीट है, अपना नंबर कहाँ आएगा? तो इन्होंने मेरे से बताया, भाई पापा जी हमें तो एक ही सीट चाहिए, दो क्या करें। और ये एक इनका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ही, मैंने जो देखा है बहुत ही ज़्यादा है कॉन्फिडेंस। तो ये क्या होता है कि जो प्यार है वो बहुत गहरा है। मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे से। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अभी तो ये लाइफ की शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों पे जाना है। प्यारे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बहाने कमज़ोर लोग लगाते हैं, जिन्हें कुछ कर गुजरना होता है वह बाधाओं के बावजूद कर गुजरते हैं। कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता भी आपने सुनी होगी, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव खालेटा की छोटी सी रेखा ने बड़ी लाइन खींचकर खुद की रेखा इतनी बड़ी कर ली कि आज उसकी चर्चा की जा रही है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। 5 वर्ष की उम्र में जिस बालिका के दोनों पैर निष्क्रिय हो गए हों, दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो, पोलियो हो गया हो, उसके जीवन की डगर कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। आज रेखा लगभग 35 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसके जीवन का संघर्ष आज भी जारी है। संघर्ष किस बात के लिए है? संघर्ष ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, यानी ऊंचाई की ओर अग्रसर होने के लिए, ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए, एक नया लक्ष्य छूने के लिए, यानी कि निराशा के लिए नहीं, बल्कि आशा और उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए उसका संघर्ष जारी है। यही उसके जीवन की कहानी है। खालेटा की बेटी रेखा गर्ग दिव्यांगता की बड़ी बाधा को पार करके न केवल पीएचडी करके डॉक्टर रेखा बनी, बल्कि अपनी प्रतिभा व मेहनत के बल पर राजकीय महिला कॉलेज रेवाड़ी में सहायक प्रोफेसर भी बनी। एक मूर्धन्य चिंतक, विचारक व लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। एक पुस्तक का संपादन भी किया। पीएचडी में उनके विषय देखकर ही उनके चिंतन, मनन और उनके भावों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से पीएचडी करते समय उनकी थीसिस रही ट्रांसजेंडर, डिसेबिलिटी और दलित।
रेखा ने एमफिल पीएचडी के साथ साथ यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया। पीएचडी में उनका टाइटल रहा प्रॉब्लमेटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कंटेम्परेरी इंडियन इंग्लिश फिक्शन। 8 वर्ष से अधिक समय तक टीचिंग का अनुभव रख रही डॉक्टर रेखा समाज के उस वर्ग की बड़ी पैरोकार है जिन्हें समाज में अक्सर बेचारा, बेबस और लाचार समझा जाता है। वह कहती है, हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। एनजेपी की संवाददाता निशा ने डॉक्टर रेखा गर्ग, उनके पिता रामनिवास गर्ग व छोटे भाई अमित अग्रवाल से बात की। आप उन्हें सुनकर सहज अनुमान लगा लेंगे कि एक बेटी के प्रति पिता कितने संवेदनशील हैं, कितने संवेदनशील रहे हैं, किस तरह छोटे भाई ने बहन के लिए खुद को समर्पित सेवक बना लिया। इसे ही आदर्श परिवार कहते हैं। ऐसा आदर्श परिवार जहाँ माँ, पिता, भाई सब एक दिव्यांग बेटी को उसकी दिव्यांगता पर जीत दिलाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। कहानी का सार यही है। डॉक्टर रेखा गर्ग से जुड़ा यह प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आइए सबसे पहले डॉक्टर रेखा की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुकी हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर रेखा गर्ग। इस टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है गवर्नमेंट कॉलेज में रेवाड़ी में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। आप सब तो मैम आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो ये प्रॉब्लम हुई वो आपको बाय बर्थ है या बाद में आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? नहीं, ये बाय बर्थ नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तब मुझे फीवर में ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैम आप इतनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक जो रही है वो कैसे रही और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। क्योंकि चूँकि मुझे ये प्रॉब्लम 5 साल की एज में हो गई थी, सो मेरी 7th स्टैंडर्ड तक की जो स्टडी है वो घर पे हुई और मुझे टीचर घर पे पढ़ाने आते थे और मेरे बड़े भैया मुझे पढ़ाते थे, मम्मी पापा भी पढ़ाते थे। सो उस ड्यूरिंग जो एक बचपन का माहौल होता है कि एक बच्चा स्कूल में जाके बहुत कुछ सीखता है अपने पीयर्स के साथ, सो वो चीज़ों का क्लास कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में मेरे कजन्स, मेरे बड़े भैया, इन सब ने पूरा किया। और फिर 8th स्टैंडर्ड से मैंने रेगुलर स्कूल जाना शुरू किया। इस ड्यूरिंग मेरे काफ़ी बार पैरों के ऑपरेशंस होते रहते थे, तो उसमें भी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, लेकिन टीचर्स थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं ये कहूँगी कि टीचर्स जो होते हैं शायद लाइफ में वो आपके एक वास्तव में ही बिल्डर्स होते हैं कि वो आपको इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि मोल्ड के साथ साथ मोटिवेट करना कि वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सो उन्होंने मुझे इवन यहाँ तक ऐसा होता था कि वैन मेरा ऑपरेशन हो रहा है और मैं बेड पे हूँ तो आई कांट गो टू स्कूल, सो मेरा बैग स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, मुझे डेली होमवर्क मिल रहा है, मतलब आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ गैप देयर। सो और इसी तरीके से मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल के वो मेरा बैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि गांव में हम लोग रहते थे और गांव का जो कल्चर होता है आप समझ सकते हैं कि वो बहुत कोऑपरेटिव सा रहता है। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मेरा बैग लेके जा रही है, पूरा होमवर्क, दोस्तों ने पूरा साथ दिया है मुझे। फिर प्रॉब्लम आई कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर पढ़ चुकी हूँ, उसके बाद अब आगे पढ़ना है, तो फिर गाँव से हम लोग यहाँ रेवाड़ी में शिफ्ट हो गए। फिर अगेन एक प्रॉब्लम था कि मोस्टली स्कूल्स का बिल्डिंग था वो 1st फ्लोर पे था, तो अब 1st फ्लोर पे जाना मुश्किल है, तो फिर मुझे यहाँ पे एडमिशन लिया गया गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, इसकी बिल्डिंग नीचे थी। फिर मैंने यहाँ से पढ़ाई की, फिर उसके बाद KLP कॉलेज से पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पे भी ऐसे प्रिंसिपल सर को बोला गया कि सारी क्लासेज हैं वो एक ही रूम में लगें ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। फिर उसके बाद MA इंग्लिश, मेरा मूड था MA इकोनॉमिक्स करने का, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन फिर इकोनॉमिक्स से MA यहाँ पे था नहीं, पापा ने बोला कि MA इंग्लिश कर लो, तो फिर उसका एंट्रेंस दिया। फिर वहाँ पे जब लिटरेचर से कनेक्शन हुआ तो ऐसा फील हुआ कि शायद मैं लिटरेचर के लिए ही बनी थी, मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। तो फिर क्योंकि टीचर्स थे हमारे वो भी बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, जैसे निखिलेश सर थे, रोमिका मैम थी, तो उन्होंने मतलब एक तरीके से, क्योंकि लिटरेचर तो वैसे ही जीवन जीना सिखाता है, फिर उसके बाद एक प्रेरणा मिली कि अब आगे कुछ करना है, तो बोला गया कि MPhil करो,
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन हो गया। और वहाँ पर तो मुझे लगता है कि शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि मुझे इतने अच्छे गाइड मिले। मेरे गाइड का नाम मैं लेना चाहूँगी कि उनका नाम है प्रोफेसर संजीव कुमार। सो उन्होंने मुझे मतलब वी कैन से कि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना, तो उस तरीके से एक डेवलपमेंट, एक मुझे एकेडमिक एनवायरनमेंट दिया गया, उस तरीके से पैम्पर भी किया गया कि सब कुछ बताया जा रहा है कि अब आपको ये करना है। जैसे एक फादर होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि अभी ये ऐसे करेगा, अभी वैसे करेगा। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। और इस ड्यूरिंग मेरी मॉम, क्योंकि अब मैं हॉस्टल में रह रही थी, पहली बार घर से बाहर थी, तो फूड हैबिट्स भी, हॉस्टल का खाना, मेस का, तो वो सब उसमें मम्मा भैया वगैरह, मतलब वेन एवर आई नीड देम, सो दे वर अवेलेबल फॉर मी फॉर एवरी टाइम। सो इस तरीके से वो जर्नी एक कंप्लीट हुई। फिर वहीं से पीएचडी की गई, और लक अच्छा था कि वहाँ पे मैंने जॉब भी किया। मीन्स वो मेरा एक सपना था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरा ओरिएंटेशन हुआ था एमफिल में एडमिशन होने के बाद, तो वहाँ पे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मूलचंद शर्मा, तो उन्होंने हमारा ओरिएंटेशन लिया था। तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि कोई इंसान इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट इंग्लिश बोल सकता है। तो मुझे लगा कि अगर जॉब करनी है तो यहीं पे करनी है कभी तो लाइफ में। और वो कहते हैं ना कि आप ड्रीम्स को थॉट्स में चेंज करो, थॉट्स ये थॉट्स ड्रीम कब बन गया आपका? कब लगा कि मुझे तो प्रोफेसर बन के ही रुकना है? वो उस दिन, क्योंकि उससे पहले मैंने क्योंकि ड्यूरिंग माय यूजी बीए के ड्यूरिंग मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। और यूपीएससी मैं देना भी चाहती थी, लेकिन मेरे को किसी ने, उस टाइम उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो किसी ने बोला कि यू आर 100% डिसेबिलिटी यू हैव, सो यू कांट गिव दिस एग्ज़ाम। सो मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की नहीं सोची। फिर उसके बाद फिर बस यही था कि जॉब करनी है, बट इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि क्या जॉब करनी है, बस पढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस ओरिएंटेशन में बस ये हो गया कि अगर जॉब करना है, कुछ करना है, तो मतलब प्रोफेसर बनना है। और यहाँ पे आपने ठान ली कि मुझे तो प्रोफेसर बनना बिल्कुल ही है। क्योंकि उनका जो सर का स्पीच था ना, वो रियली बहुत स्पेल बाउंड करने वाला था। और फिर ऊपर से मेरे गाइड मुझे इतने अच्छे मिल गए। ये तो है कि हमारे पीछे कोई मोटिवेट करने के लिए या हमें बताने के लिए कि हमें करना क्या है, अगर हमें थोड़ा सा भी सहारा मिलता है तो हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और आप पहुंचे। बिल्कुल। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने गाइड को देखा कि वो इतने सॉफ्ट तरीके से हमें सुनते थे। रिसर्च का काम, आप सोचते हैं कि रिसर्च में बहुत बार फ्रस्ट्रेशंस भी आती है जब आपका काम नहीं हो रहा होता है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन सर इतने पेशेंस से हमें सुनते। फिर वो हमें बहुत सारी बुक्स सजेस्ट कर देते कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो उसके बाद लगा कि यहीं पे करना है जो भी करना है। और लकीली ऐसा हुआ कि 2016 में मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया ड्यूरिंग पीएचडी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो फिर मैंने वहाँ से वो किया। उसके बाद बस मैंने एचपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और वो हो गया सिलेक्शन वहाँ पे। और फिर हालांकि आई नेवर वांट कि मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी है लेकिन बस वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरा घर भी यहीं पे है, तो फिर बोला गया है कि यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से जर्नी शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मैंने प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से हैंडल करनी होती है और किस तरीके से एक प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम करना होता है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है कि नाउ यू हैव अचीव दिस थिंग, नाउ आगे आपको इससे आगे जाना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू आल्सो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली ने, आपके भैया, आपकी मदर, आपके फादर, किस तरीके से इन सब ने आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली में वी आर 7 मेंबर्स, जिसमें मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे 2 भैया हैं, एक बड़े भैया हैं, छोटे भैया, भाभी है और मेरा नेफ्यू है।
तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली ने, आपके मदर फादर भैया सब लोगों ने आपको किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, किस तरीके से आपकी हेल्प की? बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको डिमोटिवेट फील हो रहा होगा, लेकिन फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं तो हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और अग्रसर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो कैसे क्या कुछ रहा, उसके बारे में बताएं। यस, इसके बारे में, फैमिली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद आई एम द लकीएस्ट गर्ल, जिसको मतलब पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये तो फील ही नहीं हुआ मेरी फैमिली घर पे तो कि आई हैव एनी इशू, आई हैव एनी इम्पेयरमेंट। ये तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। रादर मुझे ये फील होता है कि शायद जो एक हरियाणा का सेटअप है कि ये बोला जाता है कि गर्ल्स को सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जाता है, बॉयज़ को फर्स्ट, एज सच कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ऊपर फैमिली का हमेशा से ही मतलब व्हेन आई वाज नॉर्मल एंड व्हेन आई वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो मुझ पे फोकस हमेशा से ही रहा। अब आई डोंट नो कि वो किस लिए रहा, और उन्होंने मतलब हर लेवल पे, चाहे वो मेरे ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैं बेड पे हूँ, कम्प्लीटली बेड पे हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, एंड एट दैट टाइम माय मदर वाज फीडिंग मी, माय मदर वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। और जब मैं कॉलेज में हूँ या कहीं पे भी हूँ, भाई भी मीन्स दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर ओन स्टडीज़, है ना। उनकी भी तो पढ़ाई सफ़र होती है, बिकॉज मेरे ब्रदर एमए तक मेरे ब्रदर ने मुझे छोड़ा, जहाँ पे भी स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। सो उसके बाद कहीं पे भी मुझे टेस्ट दिलवाना है या कुछ भी करना है, सो दे आर एवरी टाइम पूरा अवेलेबल। सपोर्ट रहा है फैमिली यस, का। पूरा इस तरीके से सिस्टर इन लॉ है तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। और मेरा नेफ्यू है, जब भी डीमोटिवेशन आता है या कभी इस तरह का कुछ होता है तो कभी उसके साथ स्कूल कॉलेज में कभी लगा, कभी किसी स्टूडेंट ने कुछ कहा हो, कुछ लगा हो आपको, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप नहीं, शेयर करना आई चाहें? डोंट हैव एनी बीटर एक्सपीरियंस, आई वुड से। मेरे पास कोई बीटर एक्सपीरियंस नहीं है। रादर मेरी जो जर्नी रही है उसमें मेरे बहुत बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स रहे हैं। तो फ्रेंड्स की तो ये स्टोरी है। और उसके बाद अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर की बात करूं तो मुझे स्टूडेंट्स से भी उतना ही प्यार मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आज तक जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं तो सभी से बहुत प्यार मिलता है। रादर दे समटाइम्स वी आर सच फ्रैंक कि वो मुझे टीचर भी नहीं समझते कई बार, तो वो कहते हैं आप हमारे जितने ही हो। तो इस तरीके से होता है। तो मतलब बहुत फ्रेंडली सा रिलेशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तो कोई। आपने अपना मन बनाया कि मुझे तो प्रोफेसर बनना है और Yes. आप बन गए। उस दिन कैसा फील हुआ, कैसा आपको लगा, कैसा फैमिली मेंबर्स को लगा, क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम? देखो, फैमिली मेंबर्स और मेरे गाइड, उनके लिए तो वास्तव में एक बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँगी एक फेस्टिवल की तरह था। और मेरे लिए भी उतना ही मीन्स इंजॉयबल था। लेकिन बस हाँ, मुझे ये था कि आई वाज वर्किंग एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सो आई हैव टू कम टू द कॉलेज। सो वो एक थोड़ा सा था, लेकिन इट्स ओके, फाइन। आपको काम करना है, कहीं पे भी करना है, तो इसलिए। तो मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यही रहने वाला है कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी कि वो भी उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें? मैं तो सबको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी इंसान को ना ये नहीं फील करना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वी ऑल आर द डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सो सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल समबडी इज़ हैविंग स्पेक्स, सो वो उसका यूज़ कर रहा है, आई एम यूजिंग दिस व्हील चेयर, है ना। सो कोई ना कोई इंसान किसी न किसी इक्विपमेंट पे या किसी को कोई मेंटल इश्यू है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो एवरीवन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंज इन देयर लाइफ। सो डोंट थिंक दैट you have some issue, just think that I have this functional problem and how I can overcome this and how I can do my work in a best way. मतलब कोई भी हमें डिसेबिलिटी है वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आपकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है उसमें थोड़ी सी बैरियर क्रिएट करती है। सो अगर आपको वो बैरियर को मैनेज करना आता है, अगर सीख लेते हैं, सो यू कैन डू दिस, अदरवाइज फिर दिक्कत है। तो इसलिए
यहाँ से है प्रॉब्लम। सो अगर ये ठीक है, आपका एटीट्यूड ठीक है, सो यू कैन फेस एनी चैलेंज। तो अब हम रेखा जी के पिताजी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको कैसे लगा कि बेटी को इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई है, अब हमें उन्हें साथ देने की ज़रूरत है और आपकी बेटी यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है, कोई छोटी बात नहीं है। तो कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताएं। इनका जो पढ़ने का वो स्लेब था, हमने कभी भी इनको देखा है रात को 12 बजे उठ के देखा है, 1 बजे उठ के देखा है, तो हमने इनको पढ़ते हुए ही पाया है। बिल्कुल। तो जब इतना स्ट्रेंथ ये कर रही है तो उसके बाद में हमने इनको और रुचि बढ़ गई हमारी, कि हमें अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है, बढ़ाना किसी भी वे में। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इनको समय समय पर मोटिवेट करना, ये हमने इस अपना वो बनाया है कि भाई इसको अगर जरा सा भी ये फील हो गया कि भाई हमें मैं इस हालत में हूँ तो ये कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से ये 8वीं तक 7वीं तक तो ये स्कूल में ही नहीं गई, हाँ जी, बिल्कुल, घर पे ही पढ़ी। बिल्कुल। 8वीं में भी उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम था, जब उन्होंने बुलाया कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम में इनको ले आओ, अब तो आना होगा। उसमें भी इसका मेरिट में नाम है 8वीं बोर्ड पे। उसके बाद में भी गांव में 10 तक का स्कूल था, 10वीं में भी मेरिट है। तो पढ़ाई में तो शुरू से ही ये हाँ जी, टॉपर रही है। टॉपर रही है। बिल्कुल। फिर वहाँ पढ़ने के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं था गांव में, फिर हम 11वीं में इनको यहाँ रेवाड़ी ले आए। भाई अब इनको कैसे पढ़ाएं, गांव में पढ़ा नहीं सकते, बस का साधन नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है बिल्कुल। और इसको चला नहीं जाता। तो इस वजह से हमने अपना मन बनाया कि मेरे रेवाड़ी चलेंगे। रेवाड़ी में इनको हमने 11वीं में +1 में ये गर्ल को स्कूल है उसमें इसका एडमिशन करवाया। उसके बाद में 12वीं में भी इनको मेरिट है, फिर केएलपी कॉलेज में इनका एडमिशन करवाया। केएलपी में भी ऊपर की मंजिलों में इनकी क्लास लगती थी, फिर प्रिंसिपल साहब से मिले, भाई एक ही ग्राउंड फ्लोर पर इनकी क्लास लगाई जाए। तो कभी इन्होंने ये बताया कि पापा मुझे ये करना है, ये या इन्होंने बताया कि मुझे अब ये बनना है? किस टाइम आपको ये लगा कि इन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मैं ये बन के ही इनका रहूंगी? पहले तो यूपीएससी करने का इरादा था। ओके। फिर उनमें किसी आदमी ने बताया कि भाई आप 100% हैंडीकैप्ड हो, ये पोस्ट आपके लिए ठीक नहीं है। फिर उन्होंने अपना मन बदलाया कि भाई एमए कर लो। एमए के बाद में फिर मैंने तो बोला था भाई बीएड कर लो बेटा। फिर इनके सर बोले भाई आप वहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है नारनौल में, वहाँ इनको एडमिशन करवाओ। एमफिल भी ये यूनिवर्सिटी टॉपर है। ओके। तो बहुत गर्व फील होता होगा हाँ जी, अपनी बेटी को देख के आपको? बहुत ज़्यादा। फिर ये जैसे ही ये पीएचडी कर रही थी उसी दौरान फिर इनकी वो हो गई, जॉब लग गई वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ओके। तो जॉब लगने के दौरान फिर 3 साल बाद में एक वैकेंसी निकली थी हरियाणा में एक ही सीट पे। तो मैंने इनको बोला बेटा एक सीट है, अपना नंबर कहाँ आएगा। तो इन्होंने मेरे से बताया भाई पापा जी हमें तो एक ही सीट चाहिए, दो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक सीट पे हरियाणा इसका सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में। फिर भी वहाँ से इनका नाम मैंने कटवाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जब ये रोने लगी, मैं बोले पापा जी मैं यहीं काम करूँ। मैं बेटा वो पास में है घर पे और आप घर चलो, वो घर की घर है। बिल्कुल। रही पैसे दिल्ली की कोई बात नहीं, कमती बत्ती मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये रेवाड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में कार्य करते हैं। और इसके बाद भी इनका जो जुनून है जो लगातार लागे, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा। और ये एक इनका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ही, मैंने जो देखा है बहुत ही ज़्यादा है कॉन्फिडेंस। अब हम रेखा जी के भाई
से Yes. बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी बहन इतनी ऊंचाइयों पे पहुंची है, कैसा लगता है आपको? बहुत प्राउड फील होता है और मैं ज़्यादा इनके साथ रहता हूँ, तो वैसे ये बहुत सख्त भी है। बहुत सख्त है और ये क्या होता है कि जो प्यार है वो बहुत गहरा है। से बिल्कुल। मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे प्यार भाई को ज्यादा प्यार मिलता बहुत है। ज़्यादा प्यार करती है मेरे से। बिल्कुल। और तो आपको क्या लगता है कि आपकी बहन को आगे और भी कुछ करना चाहिए, आप हर कदम पे साथ यस, देंगे? ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अभी तो ये लाइफ की शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों पे जाना है और भी, तो जो भी होगा पूरी अच्छे से पूरी लगन से साथ देंगे। लगन से साथ देंगे। थैंक थैंक यू। यू। दोस्तों, आपने डॉक्टर रेखा गर्ग, उनके पिता रामनिवास गर्ग व भाई अमित अग्रवाल को सुना, हमारी भी बात सुनी। अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। किस तरह दिव्यांग होते हुए भी डॉक्टर रेखा ने ऊंची छलांग लगाई है, इससे सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।